अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट राइटर अमृता प्रीतम की कहानी कर्मा वाली शेयर करना चाहती हूँ। तंदूरी रोटी बहुत उम्दा बनी थी, मगर उसको सब्ज़ी के साथ में मिलाकर खाना दुश्वार था। इतनी तेज़ मिर्च, मैं और मेरे दोनों बच्चे सी सी करने लगे थे। बीबी, यहाँ जाटों की आमदोरफ्त बहुत है। कोसों में शराब की बस यही एक दुकान है। जाट जब घूंट भर लेते हैं तो अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं। तंदूर वाला कह रहा था। यहाँ जाट शराब। हाँ बीबी, शराब तो सभी पीते हैं, लेकिन जब जाट किसी का खून करके आते हैं तो ज़रा ज़्यादा ही पीते हैं। यहाँ ऐसे वाक़यात। अभी तो परसों तरसों कोई 6-7 अफराद यहाँ आ गए थे। एक आदमी को मार कर आए थे। इन लोगों ने खूब चढ़ा रखी थी, खूब शरारतें करने लगे। वो देखो, मेरी 3 कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं। भला हो पुलिस वालों का, वो सब उन्हें जल्द पकड़ कर ले गए, नहीं तो ये मेरे चूल्हे की एक ईंट भी ना छोड़ते। लेकिन हम कमाई भी तो उन्हीं की खाते हैं आखिर। मुझे उस रोज़ कौशल्या नदी देखने की ख्वाहिश चंडीगढ़ से इस गांव की तरफ ले आई थी। बात मिर्चों से आगे बढ़कर शराब तक पहुंची और फिर खून खराबे तक पहुंच गई थी। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इस गांव से जल्द रवाना होने को बेकरार हो उठी थी। तंदूर अच्छी तरह लिपा पुता था और अंदर से खुला हुआ था। अंदर एक तरफ कोई 6-7 चारपाइयों को तान कर पर्दा लगा था। उसके पीछे पड़ी हुई 3 चारपाइयों के पाए बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे भी यहीं रहते हैं। ये देखकर मुझे खतरे का एहसास कुछ कम हुआ, क्योंकि वहां औरत का कयाम था और इज्जत महफूज थी। किसी औरत ने टाट हटाकर बाहर झांका और वो फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे पहचाना? नहीं तो। वो एक सीधी सादी जवान औरत थी। मैं देर तक उसके चेहरे की तरफ देखती रही, लेकिन कोई भी भूली बिसरी बात याद ना आई। मैंने तुम्हें पहचान लिया बीबी। पिछले साल, नहीं उससे भी पिछले साल, तू यहाँ आई थी ना? हाँ, मैं आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ, मुझे याद है। वहां तूने डोली में बैठे मुझको रुपया दिया था। बात याद आ गई। 2 साल कबल मैं चंडीगढ़ गई थी। वहां नए रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह होने वाला था। पहले दिन के इफ्तिताहिया प्रोग्राम के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर ने मुझे वहां एक नज़्म पढ़ने के लिए भेजा था। मोहन सिंह और हिंदी की एक शायर जालंधर स्टेशन की तरफ से मौजूद थे। प्रोग्राम जल्द ही ख़त्म हो गया था और हम 4 अदीब कौशल्या नदी को देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। नदी कोई 1.5 मील ढलवान पर थी। वापस लौटते वक्त हम सब चाय के एक गर्म प्याले के लिए तरस गए थे। सबसे साफ और खुली दुकान यही नजर आई थी और यहीं हम लोगों ने चाय का एक एक गर्म प्याला पिया था। उस रोज इस दुकान पर तैयार होते हुए गोश्त और तंदूरी रोटी के साथ काफी मिठाइयां भी थी। तंदूर वाले ने बताया था, आज यहां से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी। मेरा भी तो कोई फर्ज है ना। और फिर सामने मैदान में डोली उतरी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी। उसे अभी और आगे जाना था। रास्ते में मामा ने इस्तकबाल किया था। शादी भी अजब शय है। आते वक्त कैसा रंग लाती है और जाते वक्त। हम में से एक ने कहा था और फिर चाय की चुस्कियों के साथ रंग का फलसफा भी गर्म होता गया था। ठहरो, मैं नई दुल्हन का मुंह देखाऊं। देखूं तो आज उसके मुंह पर क्या रंग है। मुझे याद है, मैंने कहा था। उस पर मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास फटकने भी नहीं देगा। जाओ तुम देखाओ।
लेकिन खाली हाथ ना देखना। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने करीब ही बैठी नायन से पूछा, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी सदके, देखो हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की के चेहरे पर मुकद्दस मुस्कुराहट खेल रही थी और उसका मुकाबला आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रख दिया और जब लौटी तो मेरे एक साथी ने कहा था, कुछ देर कबल जब तुमने अपनी नज़्म पढ़ी थी तो कॉलेज की कई लड़कियों ने रुपए के नोट पर तुमसे दस्तखत कराए थे, मगर इस बेचारी डोली में बैठी दुल्हन को क्या खबर कि किसने ये रुपया उसे दिया है। जानती होती तो तुमसे दस्तखत करा लेती। ये 2 साल पहले की बात थी। मुझे पूरी की पूरी बात याद आ गई। तुम ही वो डोली वाली लड़की हो? मैंने इस्तफसार किया। हाँ बीबी। न जाने किस हादसे ने उसे 2 ही साल के अरसे में लड़की से औरत बना दिया था। हादसात के निशानात उसके चेहरे पर नुमायां थे। फिर भी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे दरियाफ्त करूं। बीबी, मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। 1 बार नहीं, 2 बार। यहाँ भी कितने लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है। कई ने तो रोटी खाते खाते यहीं पर अखबार छोड़ दिया और मैंने उसे रख लिया। सच, और तूने मेरी तस्वीर पहचान ली थी? मैंने उसी वक्त पहचान ली थी। लेकिन बीबी, वो लोग तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझे जल्दी में कोई जवाब न बन पड़ा। मुझसे ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने ना पूछा था। कुछ नदामत के साथ मैंने कहा, मैं कहानियां और नज़में लिखती हूँ। कहानियां? बीबी, वो सब कहानियां सच्ची होती हैं या झूठी? कहानियां तो सच्ची होती हैं, वैसे नाम गलत होते हैं ताकि पहचाने ना जाए। तू मेरी कहानी लिख सकती है बीबी? अगर तू कहे तो मैं जरूर लिखूंगी। मेरा हाथ पकड़कर टाट के पीछे पड़ी हुई चारपाई के पास ले गई। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरी ससुराल से 2 लड़कियां मेरा नाप लेने आई थी। वो मुझे अपने शादी के दिनों की बात बताने लगी। उनमें से एक लड़की मेरी ही उम्र की थी, बिल्कुल मेरे बराबर। वो किसी दूर के रिश्ते से मेरी ननंद लगती थी। मेरी शलवार कमीज का नाप लेकर कहने लगी, ये तो बिल्कुल मेरा ही नाप है। भाभी, तू फिक्र ना कर, जो कपड़े मैं सियूंगी तुझे एकदम पूरे आएंगे। और सचमुच शादी के जितने भी कपड़े थे मुझे बहुत अच्छे से पूरे आए थे। वही ननंद कई महीने तक मेरे पास रही और बाद में भी मेरे कपड़े वही सीती थी। वो मुझे चाहती भी बहुत थी। मुझसे अक्सर कहती, भाभी, चाहे मैं 2 महीने बाद ही आऊं, चाहे 6 महीने बाद, लेकिन तू किसी और से कपड़े मत सिलवाना। वो भी मुझे अच्छी लगती थी। उसकी सिर्फ एक बात मुझे नापसंद थी। वो मेरा जो कपड़ा तैयार करती पहले खुद पहन कर देखती। कहती, तेरा मेरा एक नाप है, देख मुझे कैसे पूरा आता है, तुझे भी पूरा आएगा। और सारे कपड़े पहनते वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आता कि कपड़े भले ही नए हैं, लेकिन हैं तो उसी के उतारे हुए। रस्सी के साथ टंगा हुआ टाट का पर्दा था। बान की ढीली सी चारपाई थी। खेस भी खस्ता था। ये लड़की भी अल्लड़ गंवार थी, मगर ये ख्याल कितना नाजुक, कितना लतीफ़ था कि मैं चौंक पड़ी। लेकिन बीबी, मैंने अपने मन की बात कभी किसी से ना कही। जाने वो बेचारी नाराज हो जाए। फिर मुझे कोई 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने बताया कि उसकी और मेरे घर वाले की लगी हुई थी। ये उसके दूर के रिश्ते से भाई लगता था, लेकिन उसके सगे भाई को ये बात बहुत बुरी लगती थी।
वो तो एक बार अपनी बहन की गर्दन उतारने को तैयार हो गया था। किसी ने मुझे ये भी बताया कि जब उसने बहन बनकर मेरे दूल्हे की घोड़े की बाग पकड़ी थी तो उसे गश आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मा वाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी, तू मेरे मन की बात समझ ले, मुझसे उतरन नहीं पहना जाता। मेरी गोटेदार शलवारें, मेरे तारों जड़े दुपट्टे और मेरी सिल्मों वाली कमीज़ें, ये सब कुछ उसी की उतरन थे। और मेरे कपड़े ही की तरह मेरा घर वाला भी। कर्मा वाली की बात के आगे मेरा कलम झुक गया। कोई अदीब ऐसा फिक्रा लिख सकता है? अब बीबी, मैं वो सारे कपड़े उतार आई हूं, अपने घर वाले को भी। यहाँ मामा जी के पास आ गई हूँ, उनका घर साफ करती हूँ, मेज़ें धोती हूँ, और मैंने एक मशीन भी खरीद ली है। 4 कपड़े सीकर गुजारा हो जाता है। भले ही खद्दर मिले, लट्ठा मिले, मगर मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मेरा मामा मेरी सुलह कराने के लिए फिरता है। वो मेरे दिल की बात नहीं समझता। मैं जिस तरह जी रही हूं उस तरह जी लूंगी। मैं और कुछ नहीं चाहती। बीबी, तू सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दे। कर्मा वाली के जिस जिस्म के साथ ये कहानी पेश आई थी उसे मैंने एक बार पूरी ताकत से अपनी बाहों में भींच लिया। कितना तवाना जिस्म था और कितना मजबूत दिल। यहाँ मैं पल भर पहले मिर्चों से शराब और शराब से खून खराबे तक आई गुफ्तगू से घबरा गई थी, और यहीं पर यह कर्मा वाली कितनी दलेरी से जिंदगी के दिन गुजार रही थी। बाहर सड़क पर शिमला से आने वाली मोटरें गुजरती थी। उनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में मलबूस कई बार लम्हा भर के लिए इस दुकान पर चाय के एक प्याले के लिए या सिगरेट की एक डिबिया के लिए या गरम तंदूरी रोटी के लिए रुक जाती थी। उनके जिस्म पर रेशमी कपड़े न जाने किस किस की उतरन थे। और कर्मा वाली उनकी मेज़ें साफ करती, कुर्सियां झाड़ती, वही कर्मा वाली जिसने खद्दर की कमीज पहन रखी थी और जो अपने जिस्म को किसी की उतरन से ढकना नहीं चाहती थी। बीबी, मैंने तेरा वो रुपया संभाल कर रखा है। क्या सच? अब तक? हाँ बीबी, उस वक्त वो रुपया मैंने अपनी नाइन को थमा दिया था। फिर जब दूसरे दिन मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, मैंने वो नाइन से वो रुपया लेकर हिफाजत से रख लिया। बीबी, तू उस रुपए पर अपना नाम लिख दे। फिर जब तुम मेरी कहानी लिखना तो मुझे ज़रूर भेजना। और कर्मा वाली ने उठकर चारपाई के नीचे रखा हुआ ट्रंक खोला। ट्रंक में एक लकड़ी की संदूकची थी। उसमें से उसने तय किया हुआ वो नोट निकाला। मैं अपना नाम लिख देती हूँ। कर्मा वालिए, मैंने न जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, लेकिन आज मेरा जी चाहता है कि तू मेरे नोट पर अपना नाम लिख दे। कहानीकार बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो है जिसने कहानी खुद अपने जिस्म पर झेली है। मुझे तो अच्छी तरह लिखना भी नहीं आता। कर्मा वाली शर्मा सी गई। बीबी, तुम मेरा नाम कहानी में ज़रूर लिखना। हाँ, मैं वही नाम, तेरे हाथ का लिखा हुआ तेरा ही नाम इस कहानी का उन्वान रखूंगी। मैंने पर्स से नोट निकाला और कलम से उस पर लिख दिया। कर्मा वालिए, आज मैं तेरी कहानी लिख रही हूँ। वही रुपए के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज उसकी पेशानी पर मुकद्दस टीके की मानिंद जगमगा रहा है। ये कहानी तेरा कुछ नहीं संवारेगी, लेकिन ये यकीन रखना कि वो दिल भी तेरे इस टीके को सलाम करते हैं जिनके खून का रंग तेरे इस टीके के रंग से मिलता है, और वो सर भी शर्म से उसके आगे झुकते हैं जिन्होंने अपने जिस्मों पर न जाने किस किस के उतरन पहन रखे हैं।